बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने को एंजॉय कर रहे होंगे, इबादत को, इसकी बरकतों को, सहरियों इफ्तारियों को। मेरी बहुत सारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। इस मुबारक महीने के सदक़े में अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात परेशानियों को दूर करे और रिज़्क़ में वुसअत अता करे, आमीन सुम आमीन। तो आज आप लोगों के साथ जो है ना, मैंने एक बहुत ही सेंसिटिव जो है वो टॉपिक के ऊपर बात भी करनी है, और साथ ही साथ बैकग्राउंड में आप मेरी सहरी से इफ्तारी तक की रूटीन भी देखते जाएंगे। और साथ ही साथ आप लोगों के साथ जो है ना, मैंने एक बहुत ही सेंसिटिव, मेरी एक प्यारी बहन है, उसके मसले पर बात भी करनी है, जिनका कि मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज आया कि उनके पास अल्लाह ताला ने औलाद तो दी है, लेकिन वो सिर्फ़ एक बेटी है, जिसकी वजह से ससुराल वाले जो है ना वो हस्बैंड पर प्रेशर डाल रहे हैं कि दूसरी शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि बेटा नहीं है। उनका कहना है कि शादी को 10 साल हो चुके हैं और वो अच्छी लाइफ गुजार रही हैं, उनके हस्बैंड का एक अच्छा बिज़नेस सेटअप भी है और उन्होंने जो है ना वो कुछ थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी भी बनाई हुई है। और मेरी वो प्यारी बहन बहुत ही ज़्यादा परेशान थी कि आल्दो मेरे हस्बैंड इस चीज़ पर एग्री नहीं है, लेकिन ऑल द टाइम मेरे ज़हन पे एक दबाव रहता है, एक प्रेशर रहता है कि कहीं अगर सबकी बातों में आके उन्होंने दूसरी शादी कर ली तो फिर मेरा क्या बनेगा, मैं किस तरह से अपनी लाइफ स्पेंड करूँगी। देखें, जब भी बात दूसरी शादी की आती है ना, एक बीवी के होते हुए जब शौहर दूसरी शादी की बात करता है, मैं कहती हूँ इससे बड़ा जुल्म कोई और हो ही नहीं सकता। अब आप ये कहेंगे कि भाई मर्द को जो है वो 4 शादियों की इजाज़त है, तो आप ये भी तो देखें वो 4 शादियों की इजाज़त जो है वो किस सिनेरियो में दी गई। इस्लामी नुक्ता नज़र से अगर इस चीज़ की मैं वजाहत करूँ ना, तो सूरह निसा के अंदर उसकी तकरीबन आयत नंबर 3 है शायद, जिसके अंदर ये हुक्म दिया गया अल्लाह ताला ने ग़ज़वा ओहद के बाद जब बहुत सारे मुसलमान मर्द शहीद हो गए, तो उनकी जो फैमिलीज़ थी, यानी उनके बच्चे, उनकी बेवाएँ, उनको टेक केयर करने वाला कोई नहीं था। तब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया मर्दों को कि इनसे अगर इनका उस तरह से ख़्याल नहीं कर सकते तो इनसे शादियाँ कर लें, इनसे निकाह कर लें, ताकि इन बेवाओं को और उनके बच्चों को सहारा मिल सके। और वहाँ पे भी ये हुक्म उन मर्दों के लिए था जो कि 4 शादियाँ करने के बाद उन 4 बीवियों का ख़र्च भी उठा सकें, उनकी ज़िंदगी को बेहतरीन बना सकें। और अगर इस कंडीशन के अंदर नहीं है तो बेहतर यही है कि एक ही औरत रखी जाए। मतलब इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा सख्त शराइत दी गई हैं। कुरान वहीं पर कहता है कि अगर आप बराबरी नहीं कर सकते तो बेहतर है कि एक ही शादी। और हमारे मर्द हज़रात पता नहीं इस चीज़ को किस पर्सपेक्टिव में ले रहे होते हैं। अच्छा, दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने औलाद की शक्ल में बेटी से नवाजा हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास बेटी भी नहीं है, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने औलाद से तो नवाजा है ना। अब आप बेटे की तमन्ना क्यों करते हैं कि कल को जी हमारी विरासत से हमारी प्रॉपर्टीज़ उसके पास चली जाएँ, या फिर हमारा नाम लेने वाला कोई हो, या फिर हमारी नस्ल चले। अब देखिए हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके पास उनकी बेटियाँ थी ना, और बेटियों से ही आगे नस्ल चलती आ रही है। तो आपको क्यों लगता है कि सिर्फ बेटियों से ही नस्ल चल सकती है, बेटियों से नहीं? अच्छा, एक रवायती जुमला इनका ये भी होता है कि कोई नाम लेने वाला तो हो। अब आप खुद बताएं कि आपको अपने दादा का नाम आता होगा या ज़्यादा से ज़्यादा परदादा का नाम आता होगा, उनसे पहले जो हैं उनका नाम आते हैं आपको? कोई नाम नहीं याद रहता। मतलब आप कोई कायदे आज़म तो है नहीं जिनकी हिस्ट्रीज़ सारी बुक के अंदर पढ़ाई जाएंगी और उनको याद रखा जाएगा। आपने बहुत बहुत बड़े कारनामे तो सर अंजाम नहीं दिए। आम लोग हैं, आम जिंदगी है हमारी। इनको बेटे बेटियों के नाम पर आप क्यों इतना कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं? मतलब मुझे नहीं लगता कि बेटी के होते हुए आपको ज़रूरत है कि आप औलाद के लिए दूसरी शादी करें। आई थिंक सो आपको सुकून से, इत्मीनान से, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। और जैसे मेरी बहन ने बताया कि बिज़नेस भी अच्छा खासा है, प्रॉपर्टीज़ भी कुछ बनाई हैं, तो आई थिंक सो कि जो बुढ़ापा भी है वो इन चीज़ों के साथ गुजर जाए। फ्यूचर के लिए मज़ीद सेविंग करें, कोई इस तरह का प्लान बनाएं जिससे कि आपका बुढ़ापा भी अच्छा गुजर जाए। मेरे नज़दीक ये सजेशन सबसे बेहतरीन है। बाकी मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मैं सिर्फ सब्सक्राइबर्स की बात नहीं कर रही, मेरे जो व्यूअर्स हैं जिन तक ये वीडियो पहुंचती है, प्लीज़ अपनी वैल्यूएबल राय जो है कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा कि क्या करना चाहिए, क्या बेहतर होगा इनके लिए। दूसरी शादी भी जो है ना वो एक टेम्परेरी सी एक्साइटमेंट होती है, बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरह से 2 फैमिलीज़ को मैनेज करना, और मुझे लगता है कि मुश्किलात भी और बढ़ जाती हैं, दिमाग पर और ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है, चीज़ें कॉम्प्लेक्स ही होती हैं, चीज़ें स्मूथ नहीं चलती। और बाकी मैं अपनी बहनों से ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैं आप लोगों को क्यों कहती हूँ कि फ़ाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ आएँ। शादी करने से पहले एटलीस्ट अपने आप को इतना मुस्तहकम, इतना इंडिपेंडेंट कर लें कि
आपको किसी के सहारे की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि ये तो सिर्फ़ एक स्टोरी है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ होंगी, बहुत सारी मेरी बहनें बहुत सारी परेशानियों से, बहुत सारे प्रेशर्स से गुज़र रही होंगी जिनका कोई हल नहीं नज़र आ रहा होगा। देखें, एक औरत जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है ना, तो इवन उसका हस्बैंड, ससुराल वाले तो एक साइड पे रह गए, इवन उनका हस्बैंड भी उनकी हक तलफ़ी करने से पहले हज़ार दफ़ा सोचेगा। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, उस टाइम में आप इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग होते हो, लेकिन अगर आप अपने पैरों पर खड़ी नहीं हैं, आप टोटली अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट हैं और फिर आपको इस तरह की किसी भी सिचुएशन को फेस करना पड़े, तो आप बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती हैं। इन हालात में आप अपनी सिचुएशन को हैंडल करने के काबिल नहीं रहते। मेरी बहुत सारी दुआएं हैं मेरी उस बहन के लिए भी, आप सब के लिए भी। वो भी अपने हस्बैंड को जो है ना इस बात पर कायल करने में इंशाल्लाह कामयाब हो ही जाएंगी कि उन्हें सेकंड मैरिज से बेहतर है कि अल्लाह ताला की दी हुई अनायत पे सब्र, शुक्र और कनायत करनी चाहिए। और बाकी यहाँ पर जो है ना वो इफ्तारी का टाइम भी है, तकरीबन 4 बजे जो है ना वो मैं इफ्तारी की तैयारी स्टार्ट कर देती हूँ। आज मस्जिद में भी जो है ना वो इफ्तारी भिजवानी थी, इसलिए मैंने दही बड़े बनाए हैं, साथ में जो है वो बीन्स सैलेड बनाई है और इसके अलावा जी साथ पकोड़े वगैरह होंगे, रोल वगैरह होंगे, दूध सोडा होगा, खजूरें होंगी। आज चूँकि काम थोड़ा-सा ज़्यादा था, इसलिए मैं सुबह से ही स्टार्ट हो गई भी थी। मैंने इमली की सॉस घर पे बनाई है और ये हर रमज़ानुल मुबारक में मैं घर पे बना के रखती हूँ। इमली की सॉस बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। पहले आप इमली को जो है ना पानी के अंदर अच्छी तरह भिगो के रख दें, उसके बाद आप उसको स्टोव पे चढ़ा दें, चूल्हे पे आप उसको पकाएँ इमली के पल्प को और काफ़ी सारा जब पक जाए उसके बाद आप उसको छलनी में डालकर तो उसमें से गुठलियाँ वगैरह जो हैं वो साइड पे कर दें और उसके जो आपको मिलेगा बाद में नीचे पल्प उसको दोबारा से पकाएँ। उसके अंदर थोड़ा-सा आपने कॉर्नफ्लोर शामिल कर देना ताकि वो गाढ़ा चटनी नुमा बन जाए। इससे जो है ना काफ़ी देर तक आप उसको प्रिज़र्व भी कर सकते हो। बाकी इसके अंदर मैंने चीनी ऐड की है, थोड़ी-सी दड़ा मिर्च ऐड की, थोड़ी-सी काली मिर्च ऐड की, ज़ीरा इसके अंदर मैं ऐड करती हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट देता है, ठीक है। थोड़ा-सा काला नमक ऐड किया, इस तरह से ये चटनी तैयार हो जाती है। इसको आप दही बड़ों में भी यूज़ कर सकते हो, फ्रूट सैलेड में भी यूज़ कर सकते हो और इस तरह से ये जो बीन सैलेड मैंने बनाई इसके अंदर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, सैलेड बनाने के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पर एक टिप देती चलूँ कि अगर आप दोपहर में सैलेड बना रहे हैं और चाहते हैं कि इफ्तार तक फ्रूट्स काले ना हों, ख़राब ना हों, तो उसके लिए ये है कि आप फ्रूट्स को कटिंग करने के बाद उसके ऊपर लेमन निचोड़ के रख दें। जब आप लेमन निचोड़ दें और आप चीनी भी थोड़ी-सी ऐड कर दें। चीनी और लेमन दोनों जो है ना वो प्रिज़र्वेटिव का काम भी करेंगे और फ्रूट्स को जो है ना ऑक्सीडाइज़ होने से भी बचाते हैं। कि आपने जो भी सलाद की ड्रेसिंग करनी है, उसके अंदर जो भी चटनियाँ वगैरह शामिल करनी है, वो आप सर्व करने से आधा घंटा पहले आप उसके अंदर ऐड करके फिर आप उसको ठंडा करने के लिए रख दें। तो इस तरह आपकी फ्रूट सैलेड जो है ना वो एंड तक जो है वो ठंडी रहती है। तो मैंने जो है ना इसके अंदर सलाद पत्ता भी काट के ऐड किया है। अगर आपके पास आइसबर्ग हो तो वो भी आप इसमें ऐड करें। इससे जो है ना क्रंच जो मुँह में आता है वो बहुत ही मज़े का लगता है। बीन सैलेड के लिए मैंने इसके अंदर सेब डाले हैं, केले डाले हैं, बीन्स डाले हैं, चने डाले हैं, खीरा, टमाटर और बंद गोभी डाली है। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी सैलेड ये बनता है और प्रोटीन सैलेड भी आप इसको कह सकते हैं। जो लोग डाइट पे हैं वो लाज़मी तौर पे इसको अपने इफ्तार में शामिल करें। ये टेस्टी भी बहुत ज़्यादा होती है और न्यूट्रिशनस भी बहुत ज़्यादा होती है। बाकी इसकी ड्रेसिंग करने के लिए मैंने इसमें वही इमली की सॉस ऐड की है जो मैंने घर पे बनाई थी, साथ में थोड़ी-सी केचअप शामिल किया और चाट मसाला शामिल किया है और बहुत ही मज़े की ये बन जाती है। अपने लिए तो मैं इसी तरह से निकाल लेती हूँ, बाकी जो घर वाले हैं उनको थोड़ी ज़्यादा स्वीट पसंद है तो मैं चीनी भी उसके अंदर शामिल कर देती हूँ। जो चीनी का शीरा बनता है उससे ये और ज़्यादा स्वीट हो जाती है, खाने में और भी ज़्यादा मज़ेदार लगती है। क्रंच के लिए और टेस्ट के लिए एक और बड़ी मज़े की चीज़ मैं इसमें शामिल करती हूँ, वो है जी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च बहुत थोड़ी-सी आपने ऐड करनी है, बहुत ज़्यादा ऐड करेंगे ना तो वो सारे फ्रूट्स के टेस्ट को ओवर पावर कर लेती है। सो थोड़ी-सी आपने बारीक-बारीक काट के शामिल कर देनी है, इससे भी जो है ना इसका जायका बहुत मज़े का आता है। तो ये मैंने एक बड़ा बाउल तैयार कर लिया है। इसको जो है वो मस्जिद में भिजवा देंगे और जो मैंने डिश तैयार की थी उसको जो है वो घर के लिए रख लेंगे। तो ये जी यहाँ पर मेरी बीन सैलेड जो है वो रेडी है। और इसके साथ ही जो मैंने दही बड़े बनाए थे ना वो बड़े सिंपल ही तरीके से बनाए थे। मैंने आलू बॉयल कर लिए, साथ में जो चने बॉयल किए हुए थे वो थोड़े से ऐड कर दिए। फलियाँ जो हैं वो बाज़ार की वही मैंने भिगो के और उनको ही मैंने यूज़ किया है। बाकी उसके अंदर चाट मसाला ऐड किया और घर की बनी हुई ग्रीन चटनी उसके अंदर शामिल की है। ग्रीन चटनी बनाने के लिए मैंने पुदीना, धनिया, सब्ज़ मिर्च, थोड़ा सा उसके अंदर ज़ीरा शामिल किया और एक जो है ना वो लहसुन
बारीक बारीक काट के वो भी इस चटनी के अंदर ऐड किया। बहुत मज़े का टेस्ट देता है। अगर आप लोगों को नहीं पसंद रॉ लहसुन तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। वो चटनी मैंने ऐड कर दी इसके अंदर। और बाकी जो है दही बड़ों के लिए जो दही है वो भी मैंने घर पे ही बनाया था। बाकी आप दही बड़ों को एक अच्छा क्रीमी टेस्ट देने के लिए ना आप दही को फेंटते हुए उसमें 1 क्रीम का पैकेट अगर ऐड कर देते हैं ना तो उससे भी जो है ना बहुत मज़े का टेस्ट आता है। तो दही बड़ों में भी जो है ना आपने दही फ़ौरी तौर पर बनाने के बाद ऐड नहीं करना। अगर आप उनको दोपहर में बना रहे हैं या फिर इफ्तार से 3-4 घंटे पहले बना रहे हैं तो आपने बस सैलेड वगैरह और बाकी सारी चीज़ें मिक्स करके रख देनी है। और दही को आपने अच्छे से फेंट के साइड पर रख देना है फ्रिज में ठंडा होने के लिए। और जब आपने सर्व करना है, सर्व करने से बस थोड़ी देर पहले आपने जो है ना दही ऊपर डाल देना है। अगर पहले से दही डाल के रखेंगे ना तो वो जो पकौड़ियाँ वगैरह होती है वो दही को अब्ज़ॉर्ब कर लेती है, ठीक है। बल्लियाँ जो है वो दही को अब्ज़ॉर्ब कर लेती हैं, जिसकी वजह से फिर एंड में जो है ना बड़े ड्राई ड्राई से दही बड़े बन जाते हैं। अच्छा, आजकल जो है ना वो मूली भी अवेलेबल है मार्केट में, तो अगर आपके पास वो भी हो ना तो आप उसको कद्दूकश करके तकरीबन 2 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। और उसके बाद उसमें से सारी स्मेल वगैरह जब निकल जाएगी तो एंड पे वो भी अगर आप दही बड़ों में ऐड करते हैं ना उससे भी दही बड़ों में बड़ा मज़े का क्रंच आता है, ठीक है। तो जिसको पसंद है वो ऐड कर सकता है, वैसे मैं ऐड करती हूँ। वहाँ पे चूँकि मस्जिद के लिए भिजवाने थे तो मैंने सोचा सभी लोग पसंद नहीं करते होंगे, सो यहाँ पर मैंने उनको ऐड नहीं किया। और साथ ही साथ जो है वो मैं पकोड़े भी यहाँ पे बना रही थी और एक साइड पे जो है ना वो मैंने खाना भी बनने के लिए रखा हुआ था। चिकन कढ़ाई में साथ में बना रही हूँ। इफ्तार बनाते बनाते इंसान इतना थक जाता है ना, तो मैं सोच रही होती हूँ कुछ झटपट वाला काम हो जाए। तो चिकन कढ़ाई बहुत जल्दी बन जाती है मेरे तरीके से। मैं सबसे पहले जो प्याज है उनको लाइट गोल्डन कर लेती हूँ। उसके बाद जो है ना चिकन को भी इसके अंदर ही फ्राई कर लेती हूँ और इसके अंदर जो है ना टमाटर काफ़ी सारे शामिल करती हूँ। यहाँ से भी जो है ना तकरीबन 4 मैंने बड़े-बड़े साइज़ के टमाटर ऐड किए थे और इसी से मैं इसकी ग्रेवी तैयार करूँगी। बड़ी मज़े की ग्रेवी बन जाती है। और थोड़ा-सा दही आप जब ऐड कर देते हैं तो बिल्कुल ऐसे रेस्टोरेंट्स वाला जो है ना वो टेस्ट आता है। बाकी आपको पता ही है, जो लोग पहले से मेरा व्लॉग देखते हैं उन्हें पता है कि मैं खाने के अंदर घर की कुटी हुई सुर्ख मिर्च इस्तेमाल करती हूँ, जो कि मैंने अभी-अभी 1 चम्मच ऐड भी किया है। इससे जो है ना वो खाना इतना मज़े का बनता है कि आपको कोई भी और मसाला, कोई भी और स्पाइस ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हंडिया जो है ना वो मैंने इफ्तारी से पहले ही तैयार कर लेनी होती है। रोटियाँ जो है वो इफ्तारी करने के बाद मैं जो है ना वो बना लेती हूँ और इसी तरह से मैं अपना टाइम मैनेज करती हूँ। ले जी, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।